नमस्कार। लोकतंत्र में जनाधार विहीन नेता कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि कोड़ में खाज। हमारे देश की बदकिस्मती रही है कि शुरू से ही, जब से हमारे यहाँ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है, आज़ादी के पहले से जब आंदोलन हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, ये तमाम जब बातें हुआ करती थी तो शुरुआत तो हो ही गई थी पॉलिटिक्स की। तो शुरू से ही जो जनाधार वाले नेता थे, जो मास बेस लीडर थे, उनको षड्यंत्रों का शिकार बनाने की कोशिश की ऐसे नेताओं की तरफ से जो खुद कागजी थे, जिनका जो कोई जनाधार नहीं था, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे। अगर हम देखें प्रारंभ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, जैसा कि उनका जो नाम है लोकमान्य, वो पूरे हिंदुस्तान में मकबूल थे, लेकिन तरजीह किस पे दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले को तरजीह दी गई। इसके बाद जो है फिर वो खेल शुरू हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया और एक अनजान से, क्योंकि वो गांधी जी की ठकुरसहाती करने वाले थे, पट्टाभी सीतारमैया, उनको तवज्जो दी गई। हमें ये कहने में दुख तो होता है कि जो मुसलमान नेता थे, जिनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में आवाम था, उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई। कुछ ऐसे थे जैसे कि पंजाब में जो यूनिस्ट पार्टी थी, उसके सिकंदर हयात खान या फिर मोहम्मद सुमरू जो कि सिंध में थे, उनकी बड़ी मकबूलियत थी और जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने मुस्लिम लीग के रथ के घोड़ों को थामे रखा। और यूँ तो खैर मशहूर तो खान अब्दुल गफ्फार खान भी बहुत थे, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा नहीं पाए जिस तरीके से उनको निभाना चाहिए था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बाद में 1940 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे थे, बुरे थे, शैतान थे, क्या थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आज जो कुल मिला के पूरा भारतवर्ष है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वो इन तीनों हिस्सों के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर बन गए। लेकिन कांग्रेस ने उनको स्वीकार नहीं किया और मौलाना आज़ाद को खड़ा कर दिया। आज लोग कह सकते नहीं साहब बहुत लोकप्रिय थे मौलाना आज़ाद। वो कितने लोकप्रिय थे तो उन्होंने खुद कहा था, जब ये जामा मस्जिद के पास जो उन्होंने एक तकरीर की थी कि आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपने मेरे हाथ काट दिए, ज़बान काट दी। तो खैर बात की बात है। और इसके बाद भी ये जो है जनाधार वाले नेताओं को दरकिनार करने की कोशिशें हमेशा से ही होती रहीं। कांग्रेस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो कहीं से भी किसी भी लिहाज से मोरारजी देसाई की जो लोकप्रियता थी, जो उनकी मकबूलियत थी जनता में, वो चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर आए जयप्रकाश नारायण आए, उन्होंने बना दिया मोरारजी देसाई को, और इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त से पहले ये सरकार गिर गई। और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, पहले कांग्रेस रही काफ़ी सालों तक, अब वो जो मुकाम है वो बीजेपी को हासिल है। बहरहाल अब भी कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में जनाधार वाले नेताओं को पसंद नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सबके पर कतरे, और बाद में भी अगर हम देखें, निगाह डालें, तो जितने भी मास बेस लीडर हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, जगन मोहन रेड्डी हों, इन तमाम की खुद की अपनी अलग अलग पार्टी है। अब इससे पहले भी जिनका थोड़ा बहुत भी था, सिंधिया साहब ने अपनी अलग मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह तिवारी कांग्रेस में चले गए। यानी कि अगर किसी का ज़रा सा भी जनाधार है तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियों में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और बीजेपी इससे अछूती नहीं है। शंकर सिंह बाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती, इन तमाम लोगों ने बगावतें की और पार्टी के हाईकमान को चुनौती दी। अब बहरहाल कोई ख़ास चुनौती भारतीय जनता पार्टी में बची नहीं है। बस हाँ, एक वसुंधरा राजे सिंधिया है राजस्थान में, जिसके अंदर आज भी दम है। वो नहीं मानने को तैयार है, ना नरेंद्र मोदी को, ना अमित भाई शाह को। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो इस बात को ज़्यादा लायक नहीं करती है कि कोई शतरत पैदा हो, कोई रीजनल पावर पैदा हो। दरअसल ये हमारे इतिहास का ही हिस्सा है कि चापलूस दरबारियों की वजह से हमेशा ही हकदारों की हक तलफी होती रही है। जब पेशवा का दरबार था पूना में, तो उनके जो सरदार थे, लड़ते थे, होलकर, सिंधिया, उन्होंने क्या किया मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों के साथ, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पवार, तमाम जो लोग थे वो फील्ड में जाके लड़ रहे थे, लेकिन जो
पेशवा की जो अपनी जो मंडली थी वहाँ पे, जो पेशवा का जो अष्टप्रधान या कुछ भी कहें, वो तमाम जो उनका मंत्रिमंडल था, वो वहाँ बैठ के लोगों के मुकद्दर का फैसला करता रहा। और जब मुग़ल वंश बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हो गया तो एक बड़ा अच्छा उनका एक सिपह सलार आया था जिसका नाम मिर्ज़ा नजफ़ था। उसने बहुत कोशिश की और दोबारा से जान डालने की जो है उसने कोशिश की मुग़ल साम्राज्य में। लेकिन जो दरबारी थे वो खुद तो नहीं जाते थे लड़ने के लिए मैदान जंग में या दूसरे जहाँ पे दिलेरी दिखाने के मौके आते हों, लेकिन वहीं बैठ के वो शाह आलम जैसा जो निकम्मा राजा था उसके कान भरते रहते थे। और बार बार ऐसा होता था कि चाहे वो जयपुर की तरफ गया या भरतपुर की तरफ गया, जब जब कामयाबी के उरूज पे होता था मिर्ज़ा नजफ़, उसको बुला लिया जाता था, उसके पर कतर दिए जाते थे। तो ये पुरानी कहानी है हिंदुस्तान के इतिहास में। रीजनल पार्टीज़ में ज़रूर जनाधार वाले नेताओं को तवज्जो दी जाती है, लेकिन उनको जो सिर्फ अपनी सीट तक महदूद रहें, यानी कि जिनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र तक हो, ताकि जो है जो पार्टी का सुप्रीमो है उसको किसी तरह की चुनौती ना मिलने पाए। अब कुछ ऐसी पार्टी है जिसमें तो खैर ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, उसमें जनाधार वाले नेताओं को खास ऐसा पसंद नहीं किया जाता। वो तो ठीक है, टिकट मिल जाता है, कुछ बसपा का कैडर वोट, उसके अलावा जो वोट है वो जिस जाति के आदमी को टिकट दिया जाता है उसकी वोट डल जाती हैं। और बसपा में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। बसपा की जो सुप्रीमो है वो महिला है, लेकिन आप देखेंगे कि बसपा में कोई महिला नेता नहीं है ऊपर। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि और दूसरी पार्टियों में जो है जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इज़्ज़त दी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और उनका सीधा वास्ता होता है पार्टी के आला कमान के साथ। लेकिन यहाँ जो है वो दूसरे मास बेस लीडर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि पार्टी के पे जो आखिर में कब्ज़ा होना होता है परिवार का ही होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो दोनों लोक दल हों, इंडियन नेशनल लोक दल और राष्ट्रीय लोक दल, या फिर अपना बादल साहब की पार्टी हो, या फिर उसमें महाराष्ट्र में जो पार्टी है शिवसेना हो, उसमें भी जो नेतृत्व है वो भी परिवार को जाता है। इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी में अभी नहीं गया, लेकिन वो क्योंकि मायावती जी ने अपने भतीजे को एक तरीके से अपना वारिस घोषित कर दिया है, तो ठीक है, आपको मौका मिलेगा, मंत्री बनाया जाएगा, विधायक सांसद बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा जनाधार होगा तो फिर आपके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जैसे कि वहाँ पे बीजू जनता दल में नवीन पटनायक कितने दिनों से सीएम हैं, लेकिन और उनके सामने कोई चुनौती अगर खड़े होने की कोशिश करती भी है तो वो फ़ौरन से पहले उसके पर कतर देते हैं। एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है। लेकिन अब क्या किया जाए, इन रीजनल पार्टीज़ की बस एक खूबी ये होती है कि ये लोगों के जो काम होते हैं, उनके जो दुख तकलीफ़ होती है उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें जनाधार वाले नेता होते हैं, लेकिन छोटे स्तर के, जो अपने हल्के तक ही महदूद रहते हैं, इसलिए वो जनता की आवाज़ को बेहतर तरीके से ऊपर तक पहुंचा देते हैं। जबकि राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा नहीं होता। सालों साल से जो कार्यकर्ता फर्श बिछा रहा है, चप्पलें उठा रहा है, जनता की खिदमत कर रहा है, पार्टी के कामों में लगा हुआ है, उसको दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो गणेश परिक्रमा करने का माहिर है। और जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों ने एक गलत परंपरा डाल दी है कि उन्होंने कभी भी कार्तिकेय परंपरा वालों को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी है, गणेश परिक्रमा वालों को दी है, जबकि कायदे में तो कार्तिकेय को देनी चाहिए। जनाधार वाले नेता ज़रूरी क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि इनका जनता के साथ सीधा संपर्क रहता है। ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए सीधे सीएम और पीएम के दरबार में जाके हाज़िरी भरेंगे। वो अपने जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके पास जाएंगे, अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख को बयान करेंगे, वो उस पर कार्रवाई करेगा। और जनाधार वाला नेता बनता ही तब है जब वो लोगों की बात सुनता है, उनके काम करता है, उनकी तकलीफ़ों में हिस्सेदारी करता है। लेकिन अब ये है कि जो जिसको कोई ज़रूरत ही नहीं है जनता के बीच में जाना ही नहीं है, लेकिन तमाम सुविधाएं, तमाम सहूलियतों का मज़ा लेना है, तो उसको क्या आन पड़ी है कि वो जाकर उनकी बात सुने, अपने घर में उनको बिठाए, उनको एंटरटेन करे। वो तो एक अफसर की तरह काम करता है, एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह। लहर में जीते या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेता बेहद ख़तरनाक होते हैं। उन्हें जो संघर्ष की भट्टी में तप कर जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, अचानक मिल जाता है। और उन्हें मालूम है कि जैसा कि पहले होता रहा कि कांग्रेस की लहर में कि नेहरू जी के नाम पे जीत गए, इंदिरा जी के नाम पे जीत गए, फिर एक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर चली उसके दम पर जीत गए, और पिछले 2 चुनाव में मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है वो लोगों की बात सुने, उनके तंज झेलें? वो तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। और जैसा कि 10 साल जो है वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, बड़ा नुकसान पहुंचाया, कहने को प्रधानमंत्री थे,
लेकिन ये तो कोई बता सकता है कि कांग्रेस हेड ऑफिस का जो चपरासी भी है वो अगर सरदार जी को हटा दिया जाता तो उनकी फाइलें उठाने से मना कर देता और एक सुपर कैबिनेट बना दी गई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके मुक्तापूर्ण और जो डिसीज़न थे सुपर कैबिनेट के तौर पे, उसने आज तक कांग्रेस को बर्बाद करके रखा है। इसलिए नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए कि जो सही मायनों में जनता को रिप्रेजेंट करता हो, और जो राज्यसभा के और विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें तो कभी मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो उन्हें एरिया डेवलपमेंट फंड दिया जाता है वो भी नहीं दिया जाना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के जो नुमाइंदे होते हैं उनके सामने अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, उन्हें काम कराने होते हैं। राज्यसभा वाला कहाँ कराएगा, विधान परिषद वाला कहाँ कराएगा, और बिना कुछ जो है वो बिना किसी जवाबदेही के वो तमाम तरह का मज़ा लूटते हैं। और इस तरह की जो बैकडोर एंट्री होती है मंत्रिमंडलों में या तमाम जगहों पर, वो एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक ही है। सही बात तो यह है कि बिना जन समर्थन के कोई पद ग्रहण करता है तो कोई डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती, वो तो ऑटोक्रेसी का हिस्सा है। आप हो सकता है कि आप बहुत काबिल आदमी हों, ज़रूरी नहीं है कि काबिल आदमी के पीछे लोग भी हों, ज़्यादातर ऐसा होता भी नहीं है। तो आप जो है वो अपनी काबिलियत और क्षेत्रों में दिखाइए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सोशल सर्विस कीजिए, कॉर्पोरेट घरानों को ज्वाइन करके वैसे समाज की खिदमत कीजिए, और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन राजनीति में आके आप जो आ रहे हैं कि किसी बड़े नेता के वकील बन गए या तमाम तरीके से उसे फ़ायदा पहुंचा दिया या बहुत बड़ा चंदा दे दिया या दूसरे काम कर दिए, और जैसा कि जो मनोरंजन वाली जो होती है कि ये फिल्म वाले बना दिए, गाने बजाने वाले बना दिए, ये भी मजाक उड़ाते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में फ़र्क क्या होता है। आए चले गए, रेखा आ गई कि तेंदुलकर साहब आ गए, MC मैरी कॉम को बना दिया राज्यसभा का सदस्य, वो क्या जानती है। बहुत सारे इतने काबिल लोग हैं जो समाज की खिदमत करने के लिए व्यग्र हैं, बहुत बेचैन हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनतंत्र के नाम पर दलालों ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, प्रेशर ग्रुप बना लिए हैं, सिविल सोसाइटी के नाम पर, NGO के नाम पर तमाम बात गरीबों की करेंगे और जो वंचित तबके की है, दलितों की करेंगे, लेकिन सबको अपना उल्लू सीधा करना है। सही बात तो यह है कि लोकतंत्र में और कोई रास्ता नहीं होता है अपनी बात कहने का, सुनने का। एक रास्ता सिर्फ यही होता है कि आप किसी सियासी दल से जुड़ें, और सियासी दल से जुड़ने का मतलब ये होता है कि सिर्फ वहाँ पर गणेश परिक्रमा ना करें, उसके तलवे चाट कर जो पार्टी का आला कमान है सब कुछ हासिल ना कर लें। ऐसा नहीं हो कि अच्छा पर्यवेक्षक भेज दिए जाते हैं कि जाइए आप जाके चुनिए, जैसे कि उत्तराखंड में हो गया, बनना हरीश रावत को था, बना दिया विजय बहुगुणा को। और बहुत जगह कांग्रेस की तो पद्धति है, जाके कहेंगे नहीं साहब आप सब पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से आला कमान को अधिकार सौंप दिया है कि वो नेता नियुक्त कर दे। जब आला कमान नेता नियुक्त करने लगता है वहीं से लोकतंत्र मनना शुरू हो जाता है। और फिर जब कोई आदमी ऊपर से आता है, पैराशूट से आता है, तो पब्लिक की बात क्यों सुनेगा। पब्लिक की बात केवल वही सुनेगा जिसको पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक से वोट लेनी है, पब्लिक के काम करने हैं। और यही वजह है कि रीजनल पार्टीज़ के जो है वो बहुत उनके बड़ा सीमित जो है समर्थक वर्ग होता है कि एक दो जातियां होती हैं, लेकिन जैसे उनकी सरकार बनती है तो उनके काम ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और अगर जनाधार विहीन लोगों को इस लोकतंत्र में घुसने से, इसमें सेंधमारी करने से रोकना है तो कुछ ऐसे ही काम करने होंगे कि नहीं साहब ये राज्यसभा और विधान परिषद कायदे में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप ये दावा करते हो कि हमें पढ़े लिखे लोग लाने हैं, ये अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग कैसे आ रहे हैं राज्यसभा और विधान परिषदों में, ये सबको मालूम है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इनका ये जो फंड है वो ख़त्म किया जाए, जो वेतन है, भत्ते, जो दूसरी तमाम तरह की जो सहूलियात हैं उनको ख़त्म किया जाए, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो या वो मुख्यमंत्री हो, उसको जाना पड़ेगा जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश में एक अलग खेल हुआ है, ये मायावती ने शुरू किया कि नहीं, वो पहले उन्होंने MLA बनने से इनकार किया, MLC बनी, फिर इसको अखिलेश यादव ने रिपीट किया, और अब जो है योगी आदित्यनाथ वो भी MLC हैं, नीतीश कुमार भी बिहार में MLC हैं। तो ये जो रास्ता अपना है, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सीधा चुनाव लड़ा विधायक का, एक दूसरी पार्टी के MLA से इस्तीफ़ा दिलवा के। शायद डरते होंगे कि ऐसा ना हो कि उनके साथ भी वो त्रिभुवन नारायण सिंह वाला खेल हो जाए। लेकिन एक बात हम बहुत साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है लोक के द्वारा बनाया हुआ तंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है किसी ऊपर बैठे हुए आदमी ने अपने लोगों को, अपनी चापलूस मंडली को लोकतंत्र के नाम पर सेट कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए बेहद ख़तरनाक है, और एक दिन इसके जो नतीजे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बड़े नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।